नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं नवप्रभा लाइव। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को सो कॉज नोटिस किया गया और 48 घंटे के भीतर ही जवाब मांगा गया। आखिर कौन है वह दो आतंकवादी जिन्हें बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया? क्या है उनकी पीएफआई कनेक्शन और क्या है उनका आतंकी नेटवर्क? जानेंगे इन सभी तथ्यों को हमारे इस सत्र में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ नवप्रभा लाइव में। पटना के रिहायशी इलाके फुलवारी शरीफ के एक मोहल्ले नया टोला से दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी आईबी की निशानदेही पे होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी बुधवार को होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि इनको 11 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, 12 जुलाई को वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम रहता है बिहार में, और वह बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन के लिए वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे वो आवाम को संबोधन देते हैं, कई सारे कार्यक्रम रहते हैं, उसमें वो हिस्सा लेते हैं और लोगों से काफ़ी, चूँकि आप हम सभी जानते हैं कि उनकी एक आदत है कि वह पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ के भी कई बार लोगों के बीच चले जाते हैं। तो क्या इनकी मंशा जो थी वह प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने की थी, उनकी हत्या करने की थी, या क्या कनेक्शन था? हालांकि हम इस पर अभी कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशोध का विषय है और पुलिस इसकी जानकारी लेने में जुटी हुई है। हमारे पास जब भी इसकी जानकारी आएगी तो हम ज़रूर इस विषय में आपको अपडेट देंगे। अब एक और बात यह भी है कि बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को एक और आतंकी की गिरफ्तारी होती है पटना से, जिसका नाम है अरमान मलिक, और यह गिरफ्तारी एनआईए के टीम के द्वारा की जाती है। यहाँ तीसरा आतंकवादी जो है अरमान मलिक, उसकी भी गिरफ्तारी होती है और उसकी जो गिरफ्तारी है वो एनआईए की टीम करती है। अब इन तीनों में एक समानताएं हैं। वह समानताएं क्या है कि इन तीनों का कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई से रहा है। हम यूं ही इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, या पुलिस प्रशासन ने ही बिना सबूत के पे इल्ज़ाम नहीं लगाया है। इनके घर, इनके जो ठिकानों पर जब छापेमारी की गई, जो दस्तावेज हमें मिले, जो हमारे पास जो पुलिस को, प्रशासन को इनकी जानकारियाँ मिली थी, उसके आधार पर कई ऐसे आपत्तिजनक जो कागजात थे वो बरामद हुए, झंडे बरामद हुए, उस पे जो थे कट्टरपंथ के कई सारे स्लोगन्स थे, भाषण थे, जो भड़काऊ भाषण थे, जो दंगा और फसाद भड़काने के लिए, जो है देश में आग लगाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता, वो वहाँ से बरामद हुए। जी हाँ, पीएफआई का, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पीएफआई जो है हमारे देश में काफ़ी एक पॉपुलर चेहरा रहा है, काफ़ी पॉपुलर नाम रहा है। पीएफआई वही संगठन है जिसने 2020 में दिल्ली दंगा में अपना एक अहम योगदान निभाया था। दंगा करवाने में, राजस्थान में हिंदू त्योहारों के बीच में दंगा करवाने में काफ़ी अहम योगदान रहा है इनका। उसके बाद और भी देश के कई कई हिस्से, केरल हो, तमिलनाडु हो, रांची हो, पश्चिम बंगाल हो, और कई राज्यों में यह एक्टिव रहती है और अपने जो है इस्लाम के प्रचार के प्रति यह दंगा और बाकी सारी चीज़ों को उकसाती है और भड़काती है। फुलवारी शरीफ के जिस होटल अहमद पैलेस से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरे का नाम है अतहर परवेज। अतहर परवेज जो है एक पॉपुलर चेहरा रहा है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि इसके नाम जो है जो 2001, 2003, 2013, 2015 और भी कई सारी घटनाएं जो बिहार में घटती रही है, उसमें इसके नाम जो थे वो कई बार आए थे। अभियुक्त के रूप में नहीं, एज ए बेलर के रूप में यह जाता था वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी उस घटना के आरोपी होते थे उनके बेलर बनने का यह काम करता था, और कई बार बना हुआ है बेलर। इसका खुद का जो सगा भाई है वह भी गांधी मैदान ब्लास्ट में अभियुक्त रह चुका है पूर्व में, और यह भी उसके साथ जो था, जो धार्मिक उन्माद और बाकी जो गतिविधियां थी, जो धर्म को लेकर थी, कट्टरपंथ को लेकर थी, यह भी उसके लिए उत्साहित था और यह भी उसका समर्थन में आता था। अब बात करें अगर हम दूसरे आरोपी की, तो दूसरा आरोपी जो है वो है मोहम्मद जलालुद्दीन, जो कि पूर्व में एक एसआई रह चुका है, दरोगा रह चुका है। जी हाँ, वह झारखंड के गिरिडीह से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी और 1982 ईस्वी में उन्होंने एज ए बतौर सिपाही के तौर पर वह झारखंड पुलिस में भर्ती होते हैं। फिर 2018 में उनके पदोन्नति होते हैं, उनका प्रमोशन होता है और वह दरोगा बनते हैं। फिर 2021 में वो गिरिडीह जिला बल से
वह जो है अपना रिटायरमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद सपरिवार फुलवारी शरीफ पहुंच जाते हैं रहने के लिए। उसके बाद वह अपना जो है जीवन यापन एक आम आदमी के तौर पे ही कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद जो थी उनकी जीवन शैली आगे बढ़ रही थी। हालांकि उनके बेटे ने उनकी गिरफ्तारी पर साफ इनकार कहा कि यह जो होटल है अहमद पैलेस, ये हमारा होटल अवश्य है, लेकिन हमने एक एनजीओ को दे रखा था जिसका काम नाम जो था वो अतर परवेज जी देखते थे, वही उनके संचालक थे और वही देखते थे। अतर परवेज जो कि पहले भी जिसका नाम हमने जिक्र किया था, ब्लास्ट में आया था, और मूल रूप से चूँकि वह फुलवारी शरीफ का मूल निवासी था, फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला था, तो इनको भी उनके अनुसार, उनके पुत्र के अनुसार हमें भी उतना कोई शक या ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम एनजीओ देने वाले हैं और मुफ्त में लोगों को शिक्षा देंगे, मुफ्त में कुछ कार्ड जो थी बेसिक जो कार्य प्रणाली होती है, जो काम काज छोटे मोटे होते हैं, और वो खुद वो सिखाने का प्रशिक्षण देंगे, और ताकि वो खुद का भी कुछ कर सके और अपना रोजगार यापन कर सके, इसलिए हमने उनको दे रखा था। हालांकि उन्होंने उनके बेटे के अनुसार कि उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का काम अब तक शुरू नहीं किया था, वो अभी आज करेंगे कल करेंगे ऐसा करके टाल रहे थे। लेकिन पुलिस के अनुसार जो थी वहाँ पर एज ए मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण की आड़ में कई तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिए जा रहे थे, और लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तलवारबाजी और बाकी जो भी हिंसात्मक कार्यों में आपको उपयोग में आते हैं वो सारी ट्रेनिंग दी जा रही थी। साथ ही उनके ब्रेन वॉश वगैरह भी किए जा रहे थे, उनको धर्म के प्रति उनको जागरूक किया जा रहा था उनके अनुसार, और उनको कट्टरपंथ कैसे आपके अंदर में उपजाया जा सके यह भी सलाह और यह भी विचार उनके लिए फैला रही थी। जब यह घटना घटती है उसके बाद पुलिस वापस से होती एक्टिव हो गई थी, और चूँकि ये आईबी ने पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे वारदातें होने वाली है, तो कृपया आप अलर्ट रहना। तो आईबी की निशानदेही पर इनकी गिरफ्तारी होती है। फिर शुक्रवार को एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो हमारी टीम होती है वो पटना पहुंचती है, और वहां पर वह एक और आतंकी को पकड़ती है जिसका नाम होता है अरमान मलिक। जी हाँ, एक और आतंकवादी यहाँ पर जो है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक और आतंकवादी जिसकी गिरफ्तारी कल होती है, यानी गुरुवार को, यानी कि 13 तारीख को होती है, और उससे पूछताछ अभी हालांकि जारी है। उसके बारे में विशेष कर अभी पुलिस बल ने कुछ बताया नहीं। इसकी जानकारी जैसे हमारे पास आएगी हम ज़रूर आपको इस विषय में अपडेट देते रहेंगे। और इसके बाद जो है इनका मकसद क्या था, यह मदरसे जाते थे, मस्जिद जाते थे, और ऐसे विशेष स्थलों पर जाते थे जहाँ पे इन्हें विशेष समुदाय के लोग से मुलाकात हो सके, उन्हें अपने धार्मिक भाव के प्रति जागृति दे सके, उन्हें अपने धर्म के प्रति जागरण कर सके, और उन्हें बता सके कि हमारे धर्म पर कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें जो इनके लिफलेट्स मिले वहाँ से उनमें भी दर्ज थे। इसके बाद बात आती है कि इनका मकसद क्या था। तो अगर हम उस पर बात करें तो इनके पास एक बहुत बड़ा लिफलेट हमें यानी पुलिस के अनुसार जो थी उन्हें प्राप्त हुई, जिसका अनुसार 2047 मिशन 2047 उस पर ऊपर में लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे भी, इंडिया 2047 यानी कि 2047, और इसके 7-8 खंड कुछ ऐसे कागजात भी हैं जो उसमें पुलिस ने बरामद किया। उसके अनुसार कैसा था कि भारत को 2047 तक हमें इस्लामिक देश बना देना। अब यह सवाल चूँकि बहुत ही गंभीर मुद्दा और काफ़ी दिलचस्प तरीके से यह भी आए, और जब आईबी और एनआईए और पटना पुलिस की टीम ने इसको देखा तो वह सब देख के सन रह गए कि आखिर ऐसा क्या ये चाह रहे हैं। जो था मिशन 2047, इसमें यह पूरे भारत पर जो था यह एक कब्जा करना चाहते थे। कब्जा किस इसमें कि हमें इसको इस्लाम राष्ट्र घोषित कर देना। बीते दिन आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा के एक बीजेपी की वो पूर्व प्रवक्ता है चूँकि, उसके उन्होंने एक बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद पर, उस पर काफ़ी बवाल हुआ था। उदयपुर में एक हिंदू व्यक्ति कन्हैया लाल जी की हत्या जो थी 2 लोगों के द्वारा कर दी गई थी, वो भी गला रेत कर, काफ़ी निर्मम हत्या थी उस पर, और काफ़ी दुखदायी घटना थी वो।
इनका मकसद यह भी था कि अगर हम भारतवर्ष में पूरे ऐसे लोग तैयार करेंगे जो वैचारिक रूप से एक रहेंगे, शारीरिक दक्षता होगी, बौद्धिक एकता होगी, और हम हर जगह पर अपने इस्लाम के नाम पर कत्लेआम मचा सकते हैं, अपना जो अभिरूप है उसको जाहिर कर सकते हैं, और हम इकट्ठे अपने देश पर यानी भारत पर यहाँ पर हम कब्जा करके रह सकते हैं। हालांकि इनका मकसद नुपुर शर्मा वाले जो बयान, जो टिप्पणी वाली जो विवाद थी, पुलिस का कहना है कि उस पर भी इनके कुछ राय, कुछ विचार थे, लेकिन उस पर अभी खुलासा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी उस पर जांच जारी है। अभी उस पर जिस प्रकार के भी अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपसे इस चीज़ को साझा करेंगे। वहाँ पर से ये क्या करते थे कि इनके पास लगभग 26 से 30 ऐसे युवक थे जो सिर्फ बिहार के ही नहीं थे, जो इन्होंने हर मदरसे, मस्जिद, इस्लामिक स्कूल्स और जो कट्टरपंथ विचारधारा के कुछ लोग थे उनके साथ जो वैचारिक इनके साथ इनकी समानताएं होती थी, वैचारिक मूलताएं होती थी, उनसे जो इनके साथीदार थे या उनसे मुलाकात करते थे, और उसके बाद यह उन लड़कों को भर्ती और उनसे, उनके माध्यम से कई बार खुद से यह लड़कों को भर्ती करते थे। और उस भर्ती में ये सिर्फ बिहार के लड़के नहीं थे, उसमें वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से थे, उसके बाद फिर तमिलनाडु से थे, केरल से थे, उत्तर प्रदेश से थे, यानी कि देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से यह एक इकट्ठा करके लड़के यहाँ पर लेके आते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे। पुलिस के अनुसार इन्होंने जो बताया था, एनजीओ खोला है, उसमें वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे और उनको शारीरिक दक्षता की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन वास्तव कुछ और था। जो चीज़ें वहाँ से बरामद हुई उसके अनुसार इसमें कुछ कहने की चीज़ें नहीं थी, वो सारी चीज़ों के मुताबिक ही हम बता रहे हैं कि उसके अनुसार ही जो है ये जो थी जाहिर हो चुकी थी कि इनका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी है या कुछ और करना है, नहीं करना है। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें इस्लामिक राज्य की इस्लामिक स्टेट स्थापित करना है, जैसे दुबई है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अरब की कंट्रियाँ हैं, इस तरह से अफ़गानिस्तान है। हालांकि उदयपुर की घटना जो थी वो एक तरह से देखा जाए तो तालिबानी कानून के तहत ही की गई थी, लेकिन अभी उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसे कोई ताल्लुकात दोनों के अभी तक सामने नहीं है। अगर आती है तो फिर मैं दोनों का विश्लेषण ज़रूर आपके सामने रखूँगा। अब बात करते हैं मोहम्मद जलालुद्दीन की, जिसने अपने जीवन का एक अच्छा खासा समय जो है वो बिताया देश सेवा के प्रति, वर्दी पहन के बिताया, जिसने अपने देश की रक्षा करने की कसम खाई थी, वह इन मामलों में संलिप्त थी। उसकी विचारधाराओं पर शंका करना कोई गलत बात नहीं। हालांकि उसकी भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ज़रूर उसकी कहानी, आप हमसे जुड़े रहिए, हम उसकी कहानी भी आपको लेके आएंगे। मोहम्मद जलालुद्दीन की कहानी, पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे उनकी। अब आता है बात कि पटना के एसएसपी को क्यों सो कॉज नोटिस भेजा गया। जी, ये भी सवाल एक थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा विस्मरणीय भी। उनको इसलिए सो कॉज नोटिस किया गया कि आप मुझे लगता है कि लगभग आप सब हर कोई जानते होंगे आरएसएस के बारे में। एक हिंदूवादी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनका पूरा नाम है, और यह समय समय पर आपदाओं में, शिक्षा में, कुशल नीतियों में और जब तरह तरह से यह जो है देश सेवा के लिए कार्यरत रहती है। तो एसएसपी साहब जो है मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब ने इनकी तुलना, यानी पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना वह आरएसएस से कर दी। इसके बाद तो क्या ही होना था, उसके बाद भसर मचा, बवाल हुई, हर जगह पे इसके चर्चाएं होने लगी। ऐसा क्यों कहा, ऐसा कोई कैसे कह सकता। हालांकि बात में क्या है नहीं है ये हम उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसमें उनके कहने का क्या मंशा था, वह उस समय किस विचार में थे, यह हम नहीं कह सकते, यह उनकी अपनी निजी राय है। हालांकि एडीजी ने उनको शाम तक, कल विवादों पर अधीन रहा और शाम तक उनको एक नोटिस भेजा और कहा कि आप जो है इनमें आप 48 घंटे के भीतर अपना एक सो कॉज नोटिस उन्होंने जारी कर दिया था, और 48 घंटे के भीतर उन्होंने जवाब मांगा और उनसे पूरी जानकारी मांगी। अब उन्हें भी जवाब देना है और उन्हें जानकारी जो है 48 घंटे के भीतर बतानी भी है। लेकिन यहाँ पर बवाल काफ़ी मच गया। बिहार में चूँकि गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे जदयू के साथ जो है बीजेपी
अलायंस है। तो बीजेपी को स्वाभाविक थी कि यह बात नहीं पचती, खटकी उन वहाँ के जो शीर्ष नेता हैं तो उनको खटकी, क्योंकि आरएसएस माना जाता है कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग जो है वो बीजेपी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। तो यह बात बुरा लगना एक लाजमी भी था। तो उनके जो शीर्ष स्तर के जो नेता थे, शीर्ष से लेकर कनिष्ठ तक जितने भी स्तर के नेता थे वह सारे इससे क्रोधित हो गए, इस बयान की भर्त्सना करने लगे। उसके बाद जो सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंगल पांडे जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, यह सब उन्हें इनकी काफ़ी कहा कि यह निंदनीय घटना है और इस पर जो है एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए सबके सामने आके। कई जगह पे उनकी जो थी वह सस्पेंड करने की मांग भी चालू हो गई। लेकिन चूँकि विवाद को बढ़ता देख जदयू के नीतीश कुमार वहाँ सीएम है, तो विवाद को बढ़ता देख उन्होंने तुरंत एडीजी को तलब किया और पूरी जानकारी उनसे मांगी क्या है। उसके बाद एडीजी ने कहा ये हमारे पास अभी तो जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने सो कॉज नोटिस एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब के अगेंस्ट में कर दिया। अब बात आता है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब ने तो स्टेटमेंट दे दिया, बीजेपी ने इस पर मतलब उनके अगेंस्ट में बोल भी दिया। अब बात करते हैं उनके अलायंस के जो लोग रहे थे और भी पक्ष के। तो अलायंस में जो जदयू है उनके एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपना बयान दे के कहा कि ठीक है अब इनका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जो भी उन्होंने बोला वह उनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है और जो एक्शन लेना था सरकार ने ले लिया है, तो अब इस पर कुछ बोलना नहीं है। वहीं अब दूसरी ओर आरजेडी, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, जिसकी दारोमदार अभी उनके छोटे बेटे तेजस्वी के ऊपर है, उन्होंने मानवजीत सिंह ढिल्लों के उस बयान की प्रशंसा की, कहा कि जो भी कहा खुल के कहा, खुशी से कही, तो इसमें इन्हें कोई यह गलत बयान नहीं है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी आम आदमी नहीं, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जो थे जीतन राम मांझी, उनकी अपनी पार्टी है। उनके एक नेता हैं दानिश रिजवान करके, उन्होंने इस पे कही कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तब आपको दुख नहीं होता है, और आज अगर किसी ने मुस्लिम राष्ट्र की बात कही, किसी ने अगर आरएसएस की तुलना उससे कर दी, इस्लामिक राष्ट्र की बात हो रही है, तो आपको इस पे दुख हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के और भी विवादित बयान चलते रहे और दौर जारी रहा। अब देखना है कि इस पे किस तरह से अब यह टेरर का जो एंगल है वो कहाँ तक पहुँचता है, उनके और क्या क्या पुलिस उनसे तफ्तीश में जानकारी प्राप्त करती है और क्या क्या मॉडल उनका सामने आता है। क्या सिर्फ फुलवारी शरीफ में था कि बिहार के और भी कई इलाके हैं, कटिहार है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, जो कि काफ़ी तरीक़े से दरभंगा रहा है, काफ़ी तरीक़ों से एक मॉड्यूल रहा है। क्या इनके पैर झारखंड तक भी पसरे थे, क्या इनका कनेक्शन झारखंड उड़ीसा में कहीं और भी है। तो ये सब जांच की विषय है। जिस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त होगी हम इस पर आपको जानकारी देते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ नवप्रभा लाइव में। हमें आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारे नाम के साथ नवप्रभा लाइव। धन्यवाद।